हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको आज का नमस्कार और राम राम। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 4th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चैप्टर का नाम है मानचित्र। क्या नाम है? मानचित्र। चलिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं और कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, सब हमने उसमें पढ़ा। ठीक है, आगे के बारे में देखते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि हर जगह ग्लोब काम नहीं करता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, मानचित्र क्या है? एक भाग या पैमाने का खींचा गया एक चपटी सतह पर चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को अथवा कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बनाया जाता है। यानी मानचित्र छोटे छोटे पैमाने बनाए जाते हैं और उन पैमानों को जब इकट्ठा किया जाता है तो क्या बनता है? एक एटलस बनता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यानी एटलस विभिन्न पैमानों का, मैंने बताया ना, अलग अलग पैमानों से बनाया जाता है मानचित्र। उसके बाद वो एक रूप ले लेता है, उस रूप को क्या नाम कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला मानचित्र कौन सा है? भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। जिस मानचित्र में भौतिक चीज़ें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन चीज़ों को दिखाया हो, खींचा हो, पैमाना दिया गया हो, रेखाएं खींची गई हों, उनका चित्र बनाया गया हो, उसको क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला मानचित्र क्या है? राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है? जिसमें नगरों, राज्यों और शहरों, गांवों के विभिन्न देशों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, चलिए आगे थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके द्वारा जो है मानचित्र तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये थीमैटिक मानचित्र जो होते हैं विशेष प्रकार के, जहाँ पर सिर्फ सड़कों के बारे में बताया गया और खींचा गया। वर्षा मानचित्र रिलेटिव कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। वन वाले, घने वन वाले, पर्णपाती वन वाले, ऐसे बहुत सारे वन वाले, वन के बारे में जहाँ बताया है। उद्योगों, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर कैसे क्या, उन सब चीज़ों के बारे में जो विशेष किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मानचित्र बनाया गया वो होता है थीमैटिक मानचित्र। ठीक है, चलिए मानचित्र के 3 घटक हमने पढ़ा, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो पहले दूरी के बारे में देख लेते हैं। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकता है कि एक मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं।
यानी कि दूरी किसी भी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कितने कितने किलोमीटर तक होती है, तो क्या हम उस पर उतना बड़ा कागज़ पन्ना तो हम ला नहीं सकते, तो उनको एक छोटे से भाग में एक पैमाने के रूप में उसे खींचकर हम एक समझ बनाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है, यानी एक छोटे से कागज पर एक बहुत बड़ी दूरी को छोटी दूरी में दर्शा दिया जाता है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, अनुपातिक रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे मानचित्र में आपको दर्शाना है, तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त करेंगे, यानी उस 10 किलोमीटर को आप 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया जाएगा। इसका अभिप्राय कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए आप 5 किलोमीटर दर्शाएंगे और अगले 1 सेंटीमीटर के लिए 5 किलोमीटर, यानी 5 और 5 10, यानी 2 किलोमीटर की दूरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी आप 10 किलोमीटर उसमें कंप्लीट कर लेंगे। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों की दूरी बड़े आराम से पता कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। यानी मान लीजिए अगर 500 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है तो आप मान लें उसको क्या ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेंगे, दर्शाएंगे। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इसी प्रकार से मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। छोटे पैमाने में क्या था, 500 किलोमीटर, यानी किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहा है। ये बड़े पैमाने है और ये छोटा पैमाना है। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कम दूरी को भी उतनी सेंटीमीटर से दर्शा रहा है और यहाँ बल्कि ज़्यादा दूरी को उतने सेंटीमीटर, तो कोई चीज़ कम है और उसको बड़े में दिखाया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। चलिए, पहला घटक हमने पढ़ लिया दूरी। अब दिशा की बात करते हैं। दिशा में क्या होता है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, उसके ऊपर उत्तर अक्षर यानी कि ऊ लिखा जाता है। जैसे कि देखो, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दिखाता है, उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता कर लेते हैं। चित्र 4.2 में जैसे दिखाया गया है, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर पूरब के बीच को उत्तर और पूरब के बीच को उत्तर पूर्व कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम कहते हैं और उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी को उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। दिग्बिंदु कौन से हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो 4 ये मेन है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान बिंदु। बीच की 4 दिशाएं जो होती हैं वो जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये जो होती हैं ये दिशाएं मदद की से किसी स्थान को सही स्थिति बताने में करते हैं। ठीक है, बाकी मेन आपके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिन्हें दिग बिंदु के नाम से बताया जाता है। 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय के तथा खेल के मैदान की दिशा। सेकंड, दुकानों से विद्यालय की दिशा। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया कुछ चीज़ें, वो यहाँ से पूछा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे का देखते हैं। देखिए, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं।
यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, यानी दिक्सूचक एक यंत्र है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमें उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा किधर होती है? उत्तर और दक्षिण की दिशा में। और इसके अकॉर्डिंग हम सही से चीज़ों का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक यंत्र के हम चलो देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, इसको इसके जो मुख्य जो वो है सुइयाँ वो किधर है? चुंबकीय सुई एक उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर दक्षिण की तरफ रहती है। बाकी आप इस यंत्र को जिस तरफ रखेंगे, जिस दिशा में जहाँ पर आपको देखना होगा वो अपने आप इस चीज़ को उधर बता देता है, ठीक है। चलिए तीसरा घटक पढ़ते हैं, प्रतीक। यानी दूरी पढ़ लिया, दिशा पढ़ लिया, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को देखना संभव नहीं है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों या रंगों या चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता से ढूंढ सकते हैं। जैसे देखो डायग्राम में बनाया ना, रेलवे की बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, देखो इस तरीके से इनके प्रतीक बना दिए गए। अब रेलवे स्टेशन तो बना कर दिखाएंगे नहीं कितनी बड़ी लाइन है इसकी, तो इसलिए ऐसे इनके प्रतीक बना दिए कि बड़ी लाइन होगी तो ऐसे डिनोट उसमें किया होगा, दिखाया गया होगा। मीटर लाइन होगी तो ऐसे दिखाया होगा, रेलवे स्टेशन होगा तो इस टाइप से दिखाया होगा। सड़कें जैसे पक्की और कच्ची है, पक्की होंगी तो ऐसे डबल लाइनें होंगी, कच्ची होंगी तो ऐसे डॉट डॉट में लाइनें होंगी। सीमा अंतर्राष्ट्रीय जिला अगर होगा तो इस तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा होगी तो ऐसे दिखाया होगा, लाइन फिर डॉट, लाइन फिर डॉट। और अगर राज्य वाला होगा तो थोड़ा उसे हल्का होगा, और अगर सिर्फ जिला वाला होगा तो सिर्फ लाइनें हुई डॉट डॉट में करके, गैप गैप करके। नदी हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, नहर हुआ, पुल, इन सबको अगर मानचित्र में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाएंगे। देखो नदियां हैं तो ऐसे दिखाया जाएगा, कुआं रहेगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, तालाब होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, नहर होगा तो ऐसे और पुल होगा तो ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से सारा इसमें दे रखा है। मस्जिद का देखो, ये मंदिर का ऐसे दिखाया जाएगा, ये देखिए गिरजाघर का ऐसे, मस्जिद को ऐसे दिखाया जाएगा, छतरी ऐसे दिखाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस होगा तो पीओ लिखा होगा, पीटीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस दिखाया होगा। बस्ती कब्रिस्तान के लिए, ये देखिए बस्ती कब्रिस्तान के लिए ऐसे, और पेड़ पौधों के लिए पेड़ है तो ऐसे दिखाया जाएगा, और घास फूस है तो ऐसे प्रतीक बनाया होगा, ठीक है। इन सब के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 से दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों में किया जाता है, भूरा रंग पर्वतों के लिए दर्शाया जाता है, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। ओके, चलो मानचित्र तो हमने देख लिया, मानचित्र के बारे में, उसके घटक के बारे में, कितने प्रकार के मानचित्र वो सब देख लिया। अब हम रेखा चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की पता नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाकर आपको बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने ही याद में कि हाँ मतलब इधर से आना फिर ऐसे आना, ये रास्ता फिर ऐसे, तो इस तरीके से एक याद करके चित्र, कच्चा चित्र से बनाया जाए आरेखण हैंड टू हैंड से, मतलब तो वो रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है। खाका, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी एक छोटा सा क्षेत्र और बड़े तरीके से अच्छे से दिखाया गया उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी नहीं जान चाहते, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। अब वो कैसे दिखाया जा सकता है? दिखाया ही नहीं जा सकता।
हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है, या हमारे भारत का ही मान लो नक्शा अगर दिखाया जाए तो उसमें सबके पूरे भारत में जितने घर हैं सबके कमरे को थोड़ी ना दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए हर टाइप के हर तरीके से मानचित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, खाका, इस सब चीज़ें डिवाइड की गई हैं समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच लेते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अगर हमें स्पेशली सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर घर के कमरे के बारे में, उसका ड्राइंग रूम, उसका हॉल, उसका बेडरूम, लिविंग रूम, जो भी है अपना किचन क्या है, कैसे हो, उसका लंबाई चौड़ाई क्या, कैसे रखना, वो सिर्फ किस में होता है, खाका में होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े, एक मानचित्र पढ़ा, रेखा चित्र पढ़ा और खाका पढ़ा। मानचित्र हमारे कौन कौन से थे, भौतिक मानचित्र थे, राजनीतिक मानचित्र थे और त्रिथमेटिक मानचित्र था, ठीक है। और हमने रेखा चित्र के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया खाका के बारे में। तो आज का इतना चैप्टर काफ़ी है, ये फिनिश्ड हो गया हमारा चैप्टर। अगला 5th चैप्टर अगले डे से पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो धन्यवाद, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।